हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज को जिसको देखने के बाद आपको यकीनन बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये सीरीज एक ऐसे लड़के के ऊपर बेस्ड है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हुआ करता था। मगर एक दिन अचानक से वो हेवनली किंगडम में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हेवनली किंगडम के गार्डियन बीस्ट से होती है। और इसी गार्डियन बीस्ट ने हमारे मेन लीड को मॉडर्न वर्ल्ड से सीधा हेवनली किंगडम टेलीपोर्ट कर दिया था, क्योंकि ये हेवनली बीस्ट हमारे मेन लीड से एक ऐसा काम कराना चाहता है जो कि सिर्फ हमारा मेन लीड ही कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या काम है जिसको करने के लिए हमारे मेन लीड को चुना गया, वो भी हेवनली किंगडम के गार्डियन बीस्ट द्वारा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम अपने मेन लीड लीजी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से फाइट कर रहा था, वो भी अपने एक ऐसे डिवाइन वेपन का यूज करते हुए जो कि पूरे दोंगवा वर्ष का सबसे रेयरेस्ट वेपन है। आपने शायद ही आज से पहले इस तरह का डिवाइन वेपन कभी देखा होगा। इस डिवाइन वेपन के बारे में जानने से पहले हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, तभी जाकर आपको ये सभी चीजें समझ आएंगी। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब हमारा मेन लीड मॉडर्न वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होकर हेवनली किंगडम आया हुआ था, जहाँ पे हमारा मेन लीड लीजी इस हेवनली किंगडम को पहली बार देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और वो हेवन में आ गया है। इवन की उसे खुद का सेल्फ भी याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो मॉडर्न वर्ल्ड से हेवनली किंगडम टेलीपोर्ट होकर आ गया। दरअसल जब लीजी अपने हिस्ट्री के पेपर की तैयारी करने के लिए एंशिएंट आर्किटेक्चर साइट पे रिसर्च कर रहा था, तभी हेवनली किंगडम के गार्डियन बीस्ट ने उसे टेलीपोर्ट करके हेवनली किंगडम बुला लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि लीजी एक टॉप क्लास का आर्किटेक्चर है जो कि उसके काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बीस्ट लीजी को मारते हुए अपने ऊपर बिठाकर रियल हेवनली किंगडम में लेकर आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो लीजी सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। हालांकि वो यहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि आखिर ये इतनी खूबसूरत जगह टूटी फूटी क्यों है। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी वो जिस बीस्ट पर सवार था उसका क्रैश लैंडिंग हो गया, जिसके कारण न सिर्फ उस बीस्ट को चोट लगती है बल्कि लीजी को भी चोट लग गई। अब हमें जानने को मिलता है कि ये बीस्ट और कोई नहीं बल्कि हेवनली किंगडम का गार्डियन बीस्ट लॉर्ड किलिन है, जिसको देखकर लीजी उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम कौन हो। तो लॉर्ड किलिन लीजी को जवाब देता है कि वो इस हेवनली किंगडम का गार्डियन बीस्ट है और उसका नाम किलिन है। अगर वो चाहे तो उसे लॉर्ड किलिन बुला सकता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम वो वाहिद पर्सन हो जिसने की मेरे ट्रायल को पास करके हेवनली किंगडम में कदम रखा है। अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो तुम चूजन वन हो। अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें इस हेवनली किंगडम को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा। जो सुन के लीजी हंसते हुए कहने लगा था, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मैं तुम्हें किसी चाइनीज फैंटेसी मूवी का हीरो नजर आता हूँ जिसके पास बेशुमार जादुई शक्तियां है जो कि पलक झपकते ही इस हेवनली किंगडम को वापस से रिपेयर कर देगा? जो सुन के लॉर्ड किलिन लीजी से कहने लगता है, बच्चे देखो मैं तुमसे कोई भी मजाक नहीं कर रहा। अब तुम वो वाहिद पर्सन हो जो कि इस हेवनली किंगडम को रिपेयर कर सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कल्टीवेटर बनना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड में भेज दूंगा, और तो और तुम्हारे साथ तुम्हारा मार्शल स्पिरिट शाओकी भी होगा जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें गाइड करेगा। देखो अब तुम्हें ये काम करना ही होगा अगर तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड जाना है तो, अदरवाइज तुम मना कर देते हो तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ से वापस जाने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये करना ही होगा। जो कहने के बाद लॉर्ड किलिन लीजी को एक बुक देते हुए कहने लगे थे, इस बुक के अंदर वो सभी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि तुम्हें हेवनली किंगडम को रिबिल्ड करने में काम आएंगे। अब जब लीजी इस बुक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे नया हेवनली किंगडम का पूरा A to Z डिजाइन 3D व्यू में दिखता है, जिसको देखने के बाद लीजी बहुत ही ज्यादा अमेज हो गया। अब अचानक से लॉर्ड किलिन लीजी को कल्टीवेशन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं, तो लीजी लॉर्ड किलिन को बुरा भला कहते हुए कहने लगा था, कमीने बिल्ले, आखिर मैंने इस काम के लिए हाँ कब कहा जो तूने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया? चल अगर तूने मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट किया भी था तो तमीज से तो करना था, तेरी वजह से आज मेरा पूरा थोपड़ा हिल चुका है। जो कहने के बाद लीजी अब खुद को संभालते हुए इस जगह को देखते हुए लीजी खुद को संभालते हुए इस जगह को देखने के बाद लॉर्ड किलिन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर उसे जाना कहाँ है। तो लॉर्ड किलिन यानी कि हेवनली किंगडम का गार्डियन बीस्ट उसे बताता है कि उसकी पहली मंजिल मिस्ट माउंटेन है, वहाँ पे जाकर उसे थंडर एम्बर को कलेक्ट करना है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सके। जो सुनने के बाद लीजी मिस्ट माउंटेन की ओर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग आकर उसे उसका नाम लेकर रोक लेते हैं। तो लीजी इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर ये लोग कौन है। तो ये बंदा जिसका नाम लिबाओ था वो लीजी को जवाब देता है, तुमने ये अजीब से कपड़े क्या पहन लिए कि तुम अपने कजन को ही पहचानने से इनकार कर रहे हो? लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। वैसे भी आज के दिन मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारे फादर हमारी फैमिली के हेड नहीं रहे। जब तक तुम्हारे फादर फैमिली के हेड थे उन्होंने तुम्हें वो हर प्रीशियस चीज दी जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। इवन कि उन्होंने तुम जैसे लूजर की एंगेजमेंट प्रिंसेस ताइकांग से भी करवा दी, जबकि तुम तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। जो सब सुन के लीजी सोचते हुए कहने लगा था, लगता है इस वर्ल्ड में जो मेरा कैरेक्टर है वो एक नंबर का लूजर है। अभी लीजी यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिबाओ लीजी के ऊपर हमला करते हुए कहने लगा था, तुम्हें रास्ते से हटा देने के बाद तुम्हारी हर वो चीज मेरी हो जाएगी जो कि पहले तुम्हारी हुआ करती थी। इनफैक्ट फैमिली हेड की पोजीशन भी अब फ्यूचर में मुझे ही मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे फैमिली हेड की पोजीशन कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। गाइस, लिबाओ की बातों से आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर करके आप लोगों को समझा देता हूँ। दरअसल इस वर्ल्ड में जो लीजी के फादर थे वो ली फैमिली के हेड थे, मगर लीजी के कल्टीवेशन ना कर पाने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो लीजी के लिए एक स्पेशल हर्ब ढूंढ कर
कराएंगे, जिसके इस्तेमाल से लीजी अपने कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकता था। लेकिन जाने से पहले लीजी के फादर ने लीबाओ के फादर को फैमिली का एक्टिंग हेड बना दिया, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में फैमिली का बैलेंस बना रहे। लेकिन लीबाओ के फादर तो बहुत ही ज्यादा कमीने थे, उन्होंने लालच में आकर पूरी फैमिली को टेक ओवर कर लिया, और जो कोई भी उसके फैमिली हेड बनने के बीच में आ रहा था वो उन सभी को मरवाते जा रहे थे। और अब लीजी को भी मारना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब तक लीजी जिंदा है तब तक फैमिली हेड की पोजीशन ना तो लीबाओ के फादर को मिलेगी और ना ही लीबाओ को। इसलिए आज के दिन लीबाओ लीजी को खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने साथ काफी सारे वॉरियर्स भी लाए हुए थे, जो कि लीजी को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लीजी जैसे तैसे करके इन सभी का मुकाबला कर रहा था। हालांकि लीजी के पास अभी के लिए बिल्कुल भी फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मगर फिर भी वो इन लोगों का डटकर मुकाबला कर रहा था। जब लीबाओ देखता है कि उसके चमचे लीजी को हरा नहीं पा रहे, तो वो खुद जाकर लीजी से फाइट करने लगा। लेकिन लीजी इसको भी बहुत ही आसानी से चकमा देता जा रहा था। बट लीबाओ कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं, वो एक कल्टीवेटर था, साथ ही साथ उसके पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन भी था। इसलिए लीबाओ ने उसे मारते हुए दूर पुश कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे हार मान गया तो ये लोग उसे मार देंगे। इस वजह से लीजी हिम्मत न हारते हुए एक पत्थर का यूज करते हुए लीबाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लीबाओ बाल बाल बचता है। लेकिन उसके गाल पे एक खरोच आ गया, जो चीज लीबाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से उसने अपने सभी लोगों को ऑर्डर दिया कि वो लीजी को खत्म कर दे। तो उसके सभी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लीजी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देख के लीजी डिफेंसिव एक्शन में आ गया, जिस वजह से उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और लीबाओ के चमचों का अटैक लीजी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तभी लीजी के बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज होते हुए उसके सामने उसका मार्शल स्पिरिट आ गया, जिसको देखने के बाद लीजी समझ जाता है कि यही है उसका मार्शल स्पिरिट शाओकी। तो अब शाओकी खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए लीजी से कहने लगा, इस दुनिया में जितने भी मार्शल प्रैक्टिशनर मौजूद है उन सभी के पास उनका एक अलग ही मार्शल स्पिरिट होता है, और आपके पास जो मार्शल स्पिरिट है वो एक एंशिएंट डिवाइन वेपन है, जिसका कि मैं सोल हूँ। एंशिएंट डिवाइन वेपन का नाम सुनकर तो लीजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पे लीजी को मारने के लिए आए हुए लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी लीबाओ अपने सभी चमचों को ऑर्डर देता है कि लीजी के पास एंशिएंट डिवाइन वेपन है, इसलिए चलो हम जल्दी से इसे मार के उससे उसका डिवाइन वेपन हासिल कर लेते हैं। जो सुनते ही चारों तरफ से सभी लोग लीजी के ऊपर हमला करने जाने लगे। ये देख के लीजी फौरन से शाओकी से कहने लगा, जल्दी से मेरे डिवाइन वेपन को बाहर निकालो। तो शाओकी एक पोर्टल का यूज करते हुए इस जगह पे लीजी के डिवाइन वेपन को समन करने लगा, जिस वजह से लीजी को लगने लगा था कि वो डिवाइन वेपन जरूरी कोई पावरफुल सॉर्ड होगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास जो डिवाइन वेपन है वो एक पावरफुल सॉर्ड ना होकर एक ईंट है, जो जानने के बाद तो लीजी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग उसे मारने के लिए उसके काफी करीब आ चुके थे। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी इस ईंट का यूज करते हुए इन सभी लोगों को नॉकडाउन करने लगा। वो अपने इसी डिवाइन ईंट से सभी लोगों के सर फोड़ने लगा। तभी उसे पता चलता है कि वो अपने ईंट को अपने हाथ के इशारे से भी कंट्रोल कर सकता है। अब वो अपने हाथ के इशारे से ईंट को कंट्रोल करते हुए सभी लोगों को धूल चटाने लगा। ये करते हुए लीजी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इवन कि उसने इस ईंट को चलाते हुए इसके न्यू स्किल को भी अनलॉक कर लिया, वो भी जाने अनजाने में। वो अपने ईंट के क्लोन को बनाते हुए लीबाओ के सभी चमचों को टेक डाउन कर देता है, जिसके बाद अब लीजी लीबाओ से फाइट करने लगा, जहाँ पे लीजी और लीबाओ एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। लेकिन इस मर्तबा लीजी लीबाओ से हारता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो तो अपने ईंट का यूज करते हुए लीबाओ के ऊपर भारी भी पड़ता जा रहा था। साथ ही साथ उसने अपने ईंट से लीबाओ के ऊपर फाइनल अटैक कर दिया, जिस वजह से लीबाओ अपने वेपन के साथ दूर जाके गिरता है। अब लीबाओ की हालत सेम टू सेम उसके चमचों जैसी हो गई। अपने डिवाइन ईंट की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर तो लीजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और हैरानी से कहने लगा, ये ईंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मुझे लगा नहीं था कि ये ईंट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। गाइस, इससे पहले कि अब हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों की आसानी के लिए लीजी का नाम जेसन में तब्दील कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं लीजी को जेसन बोलूंगा। अब जबकि जेसन ने सभी लोगों को हरा दिया था, तो वो इन लोगों को डराकर भी यहाँ से भगा देता है, क्योंकि अब तो वैसे भी ये लोग जेसन से फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि जेसन ने अपने डिवाइन ईंट का यूज करते हुए इन सभी की हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अब जेसन शाओकी से कहने लगा, शाओकी तुम्हारा ये डिवाइन ईंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो शाओकी जेसन से कहने लगा था, वो तो होगा ही, क्योंकि ये एंशिएंट हेवनली ब्रिक जो है। अब जेसन शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था, सोल मास्टर्स के बारे में बता रहे थे, तो अब मुझे बताओ कि आखिर मैं कौन से लेवल पर हूँ। जो सुनके शाओकी जेसन से कहने लगा, मास्टर आप अभी के लिए सबसे लोवेस्ट लेवल पे हो। इस लेवल से आप कल्टीवेशन करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सोल मास्टर लेवल को अचीव करना होता है, जो कि अभी के लिए आपने इन लोगों से फाइट करते हुए अचीव कर लिया है। इस वजह से अब यहाँ से आपकी रियल कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होगी। सबसे लोवेस्ट लेवल का नाम सुनके तो जेसन उदास हो गया। जेसन की उदासी का सबब शाओकी समझ चुका था। इस वजह से वो फौरन से एक खास टेक्निक का यूज करते हुए जेसन को उसके सोल सी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जेसन को अपने सामने हेवनली किंगडम दिखाई देता है। तो वो शाओकी से कहने लगा, आखिर तुम मुझे दोबारा से यहाँ पे क्यों लेकर आ गए। तो शाओकी जेसन को बताने लगा, ये आपका सोल सी है, जो कि हेवनली किंगडम के साथ मर्ज हो गया है। इस वजह से आप जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो और इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी एबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, आप उस हिसाब से इस जगह पर आकर हेवनली किंगडम को रिपेयर कर सकते हो, जिसके बाद आप वापस से अपने रियल होम जा पाएंगे। जो सुन के जेसन का मिजाज थोड़ा सा फ्रेश हो गया। अब वो शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर इस दुनिया में कितने कल्टीवेशन लेवल्स है, जिसपे शाओकी जेसन को बताने लगा था, फिलहाल के लिए तुम जिस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में हो उसके अंदर मैक्सिमम कल्टीवेटर्स 7 स्टार तक को ही अचीव कर पाते हैं, और फिलहाल तुम 1 स्टार के सोल मास्टर हो। लेकिन 7 स्टार के ऊपर भी और 2 स्टार्स है, 8 स्टार और 9
स्टार, ये दोनों ही एंशिएंट कॉन्टिनेंट में एक लेजेंडरी लेवल है। जो सब सुनने के बाद जेसन काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पे दोबारा से उदास भी हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो बस 1 स्टार का सोल मास्टर है और वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कभी भी हेवनली किंगडम को रिपेयर नहीं कर पाएगा। नहीं भी तो उसे कम से कम 8 स्टार का सोल मास्टर बनना ही होगा, तभी जाकर शायद से उसका यहाँ पे कुछ काम बन सकता है। तो शाओकी जेसन को समझाते हुए कहने लगा था, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आप एक जीनियस आर्किटेक्ट है। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही जल्द हेवनली किंगडम को दोबारा से पहले जैसा कर देंगे, जिसके बाद आप वापस से अपने घर भी जा पाएंगे। जो सुन के जेसन कहने लगा था, अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो मेरे यूनिवर्सिटी का सबसे जीनियस और टैलेंटेड आर्किटेक्चर था, इसलिए मेरे लिए बिल्डिंग्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं। जो कहने के बाद वो शाओकी से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, अब हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, ताकि मैं इस हेवनली किंगडम को दोबारा से रिपेयर कर सकूं। अब जेसन को इस तरह से यहाँ से जाता हुआ देखकर शाओकी उससे कहने लगता है, मास्टर आप कभी भी इस तरह से अपने सोल्सी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको अपने सोल्सी से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको मेरी बताई गई टेक्निक को फॉलो करना होगा। तो अब जेसन शाओकी की बताई हुई टेक्निक को यूज करते हुए अपने सोल्सी से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ उसे ऐसा करना काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, इस वजह से वो बार बार सोल्सी में जाता और वापस से सोल्सी से बाहर आ जाता, जिस वजह से शाओकी का सर चकराने लगा। इस वजह से वो कहने लगा, मास्टर अब बस कर दे, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर मैं तो पूरा ही पागल हो जाऊंगा। ये सुन के जेसन रुक जाता है। अब जेसन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ से अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर जाने लगा, लेकिन शाओकी उसे रोकते हुए सबसे पहले तो उसके ये कपड़े चेंज करता है। अब अपने नए कपड़े को देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा, ये कपड़े तो मुझ पर बिल्कुल सूट कर रहे हैं, इसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कह के जेसन यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस जगह पर कोई आ रहा है। इस वजह से वो फौरन से अलर्ट हो गया। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेनडियर पे सवार होकर जेसन की तरफ ही आ रही थी। अब वो जेसन को देखते हुए कहने लगी थी, फाइनली ब्रदर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अब इस लड़की को खुद को ब्रदर बोलता हुआ देखकर जेसन तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब जेसन इस लड़की से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर तुम कौन हो। तो ये लड़की कहने लगी, ब्रदर क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं आपकी कजन लिंगलोंग हूँ। अब वो जेसन के पास आते हुए कहने लगी थी, मेरी मदर को पता चला है कि सेकंड अंकल आपको मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी ली फैमिली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मेरी मदर ने कहा है कि मैं आपको इस सिटी से सेफली बाहर लेकर चलूं, क्योंकि ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। जो सुन के अब जेसन रेनडियर पे बैठ जाता है, क्योंकि जेसन इसी पे सवार होकर इस सिटी से बाहर जाने वाला था। लेकिन रेनडियर पे बैठने के बाद उसे याद आता है कि वो तो रेनडियर पे पहली बार बैठ रहा है, इस वजह से उसे रेनडियर को चलाना नहीं आता। तो अब वो लिंगलोंग से कहने लगा था, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि मैं रेनडियर को कैसे चलाऊं। जो सुन के लिंगलोंग को लगने लगा था कि जेसन उसके साथ यहाँ पर वापस से फ्लर्ट कर रहा है। इस वजह से वो उसके रेनडियर को मारते हुए कहने लगी थी, ब्रदर आप दोबारा से यहाँ पर शुरू हो गए, मुझे यकीन नहीं होता कि आप इस वक्त भी यहाँ पर मजाक कर रहे हो। जैसे ही लिंगलोंग ने रेनडियर को मारा तो रेनडियर तेजी से दौड़ने लगा, जिस वजह से जेसन को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो यहाँ पे बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब कुछ देर बाद जेसन भी रेनडियर को चलाना सीख जाता है। अब ये दोनों रेनडियर पे सवार होके एक घने जंगल में आ पहुंचे, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही पावरफुल स्कॉर्पियन बीस्ट जेसन के रेनडियर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जेसन का रेनडियर मारा गया। लेकिन जेसन खुद को संभाल लेता है। तभी हमें जानने को मिलता है कि ये तो सेकंड स्टार का एक पॉइजनस स्कॉर्पियन बीस्ट है। अब ये स्कॉर्पियन बीस्ट जेसन के पीछे पड़ गया, जो देख के लिंगलोंग अपने तीर कमान का यूज करते हुए इस स्कॉर्पियन बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से अब ये स्कॉर्पियन बीस्ट जेसन को छोड़कर लिंगलोंग के पीछे पड़ गया, जहाँ पे वो लिंगलोंग को मारने ही वाला था कि तभी जेसन ने वक्त रहते ही अपने डिवाइन हीट का यूज करते हुए इस स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिस वजह से लिंगलोंग की जान बच जाती है। अब जेसन अपने डिवाइन हीट को बड़ा करते हुए इस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर लगातार हमला करने लगा, जिस वजह से ये स्कॉर्पियन बीस्ट लिंगलोंग को छोड़कर दोबारा से जेसन के पीछे पड़ गया, जहाँ पे जेसन जैसे तैसे करके स्कॉर्पियन बीस्ट के अटैक से बच रहा था। लेकिन अब एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पर जेसन के 6 करोड़ घायल होते होते बचते हैं, जिस वजह से जेसन समझ चुका था कि इस स्कॉर्पियन बीस्ट को अगर उसने जल्द से जल्द खत्म ना किया तो अगली बार उसके 6 करोड़ बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसलिए अब वो लिंगलोंग के साथ एक प्लान बनाते हुए पहले तो स्कॉर्पियन बीस्ट को अपने पीछे भगाते हुए एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लेकर आ जाता है जहाँ पे वो खुद स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ फाइट बैक करने लगा। लेकिन अभी भी वो अकेले स्कॉर्पियन बीस्ट को हराने की ताकत नहीं रखता था, क्योंकि स्कॉर्पियन बीस्ट एक सेकंड स्टार का बीस्ट था, जबकि हमारा हीरो जेसन बस 1 स्टार का कल्टीवेटर है, जिस वजह से अब लिंगलोंग भी इस स्कॉर्पियन बीस्ट को हराने के लिए जेसन की हेल्प करने लगी। लिंगलोंग के अटैक से इस स्कॉर्पियन बीस्ट का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, इसलिए जेसन इस मौके का फायदा उठा के अपने डिवाइन हीट की फुल पावर्स को यूज करते हुए इस स्कॉर्पियन बीस्ट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी जेसन की डिवाइन हीट इस स्कॉर्पियन बीस्ट की ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगी, जो देख के तो जेसन काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। इसलिए वो कहने लगा, आखिर ये मेरी डिवाइन हीट क्या कर रही है। तो लिंगलोंग उसे बताने लगी थी, ब्रदर आपने ही तो मुझे बचपन में बताया था कि जब हम किसी बीस्ट को मारते हैं तो हम उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अभी के लिए आपका ये डिवाइन हीट उसी प्रोसेस को कर रहा है। स्कॉर्पियन बीस्ट के पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जो देख के तो जेसन काफी ज्यादा खुश हो गया। उसी वक्त इस जगह पे लीबाओ आते हुए अपने स्कॉर्पियन बीस्ट के लिए जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि ये स्कॉर्पियन बीस्ट उसके फादर का था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने फादर को घर जाके क्या जवाब देगा। तो अब वो अपना सारा गुस्सा जेसन के ऊपर उतारने लगा। वो गुस्से में जेसन से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ये सुनकर जेसन अपने डिवाइन हीट को लेकर लीबाओ के ऊपर थ्रो कर देता है। साथ
साथ ही वो उससे सवाल करता है कि चलो बताओ आखिर तुमने इस स्कॉर्पियन बीस्ट से मुझ पर हमला क्यों किया। जो सुन के लीबाओ कहने लगा था चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। अब जैसे जैसे जेसन का डिवाइन हीट लीबाओ के करीब आता जा रहा था वैसे वैसे लीबाओ की हालत भी खराब होती जा रही थी क्योंकि वो इस डिवाइन हीट की पावर्स को अच्छी तरह से जानता था। इस वजह से वो फौरन से अपने घुटनों पे आते हुए जेसन को सभी चीजें बताने लगा कि आखिर उसने जेसन के ऊपर हमला क्यों किया। वो बताता है कि दरअसल उसके फादर ने लिन फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर ड्रैगन किंगडम में शामिल हो सके। साथ ही साथ लिन फैमिली का यंग मास्टर भी तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि वो प्रिंसेस ताई से प्यार करता है और वो प्रिंसेस ताई से शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस ताई की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हो चुकी है, इसलिए जब तक तुम नहीं मरते तब तक लिन फैमिली का यंग मास्टर प्रिंसेस ताई से शादी नहीं कर सकता। जो सब सुन के जेसन अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था आखिर इस कमीने लीजी ने अपने इतने सारे दुश्मन बनाकर क्यों रखे हैं क्या पता अब उसके सभी दुश्मन मुझे लीजी समझकर मुझ पर हमला करेंगे और मुझे जानबूझकर टारगेट करेंगे, इसलिए अब मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इस सिटी को छोड़कर चला जाऊं। जो कहने के बाद वो फौरन से लिंगलोंग के रेनडियर पे सवार हो जाता है क्योंकि अब उसका रेनडियर तो मारा जा चुका था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो लीबाओ को धमकी देते हुए कहने लगा था अगर तुम या तुम्हारे फादर मेरे पीछे आए तो फिर मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा और जाकर अपने उस यंग मास्टर को भी बता देना कि मेरा प्रिंसेस ताई से कोई भी लेना देना नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर उसने मुझे टारगेट करने की कोशिश की तो फिर बता देना अगला नंबर उसका होगा। जो कहने के बाद जेसन लिन के साथ यहाँ से चला जाता है। वहीं पे लीबाओ जेसन के जाने के बाद तक भी रो रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने फादर के पास किस मुंह से जाए। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर ली फैमिली के ऊपर आता है जहाँ पर लीबाओ के फादर लीजी के फादर यानी कि जेसन के फादर के सभी लॉयल लोगों को एलिमिनेट करते जा रहे थे, जिस वजह से उसकी बहन यानी कि जेसन की आंट इन सब चीजों को लेकर उससे नाराज थी। वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि भाई आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही लोगों को कैसे मरवा सकते हो जबकि तुम इस फैमिली के एक्टिंग हेड हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हरकत करनी चाहिए। क्या बड़े भाई ने तुम्हें इसीलिए इस पोजीशन को सौंपा? जो सुन के लीबाओ का फादर कहने लगता है ड्रैगन किंगडम के साथ शामिल होने की ये मेरी कोशिश है, जिसपे उसकी बहन यानी कि लीबाओ की आंट कहने लगती है क्या इसी तरह से तुम ड्रैगन किंगडम में शामिल होगे? अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब तुम बस अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जो सुन के लीबाओ के फादर ने अपनी बहन को एक थप्पड़ मार दिया जिस वजह से वो दूर जाकर गिर गई। साथ ही लीबाओ का फादर अपनी बहन से कहता है तुम इन सब चीजों में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अदरवाइज फिर मुझे रूड होने पर ब्लेम ना करना। जो कहने के बाद वो अपने सब ऑर्डिनेट से कहता है कि वो उसकी बहन को यहाँ से लेकर जाए और उसे हाउस प्रिजन कर दे। ये सुनकर उसका सब ऑर्डिनेट बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी उसी वक्त इस जगह पर लिन फैमिली का यंग मास्टर आ गया। लिन फैमिली के यंग मास्टर को यहाँ पे देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे लिन फैमिली के यंग मास्टर से किसी चीज का डर हो। अब लिन फैमिली का यंग मास्टर लीबाओ के फादर से कहने लगता है क्या तुमने मेरा काम कंप्लीट किया? तो लीबाओ के फादर कहने लगते हैं नहीं, अब तक मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि जेसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि उसने 2 स्टार स्कॉर्पियन बीस्ट को भी खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया तो किया कैसे, क्योंकि जहाँ तक मैं जेसन को जानता हूँ उसने अभी तक कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं की, इसलिए मुझे लगता है जरूरी उसका कोई साथ दे रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बहुत ही जल्द जेसन का सर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जो सुनकर यंग मास्टर गुस्सा हो गया। वो लीबाओ के फादर को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहने लगता है तुम तो एक नंबर के निकम्मे निकले, मुझे लगा था कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा काम आओगे, लेकिन तुम एक मामूली से लड़के को संभाल नहीं पा रहे, लगता है अब मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। जो कहने के बाद यंग मास्टर अपने सबऑर्डिनेट को जेसन को खत्म करने भेज देता है। दरअसल ये बंदा लिन फैमिली का किलर था, मतलब कि जब कभी भी लिन फैमिली को किसी को रास्ते से हटाना होता तो वो इसका यूज करते। इधर हम लिंगलोंग को देखते हैं जो कि जेसन को फुयुन सिटी के बॉर्डर पे लाके छोड़ देती है और उससे कहती है कि इसके आगे का रास्ता जेसन को खुद अकेले तय करना होगा क्योंकि वो उसके साथ नहीं आ रही। जो सुन के जेसन उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी क्या तुम दोबारा से वहाँ पर जाओगी, जबकि तुमने तो लीबाओ को भी ऑफेंड कर दिया, इस वजह से मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे, वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे। तो लिंगलोंग कहती है वहाँ पर मेरी मदर कैद है, इस वजह से मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे वापस जाना होगा। वैसे भी तुम हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और आकर हम दोनों को बचा लोगे, तब तक मैं और मेरी मदर तुम्हारा इंतजार करेंगे, इसलिए जल्दी से जाओ और जल्दी से ताकतवर होकर आओ। जो कहते हुए वो जेसन को गुड बाय कह देती है। तो जेसन भी ना चाहते हुए यहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो अभी के लिए ली फैमिली और लिन फैमिली से अकेले फाइट नहीं कर सकता, उसको इन दोनों से फाइट करने के लिए अपनी पावर्स बढ़ानी होगी, इसलिए वो पावर की खोज में यहाँ से जाने लगा, जहाँ पे वो सफर करते करते विंड एंड स्टोन माउंटेन के पास आ गया। इतने लंबे सफर की वजह से जेसन का गला सूखने लगता है, इस वजह से वो पानी का बोतल निकाल के पानी पीने लगा। अब जैसे ही उसका पानी पी के हो जाता है तो उसे अपने सामने कुछ ह्यूमंस दिखाई देते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि इनके पास ना खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी। तो इन लोगों को देखकर जेसन को इन पर तरस आने लगता है। तो शाओकी जेसन को समझाते हुए कहने लगा था उन्हें अभी के लिए इन लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब वो हेवनली किंगडम को दोबारा से रिपेयर कर देगा तो फिर इन लोगों की हालत भी सुधरने लगेगी क्योंकि इन लोगों की डेस्टिनी हेवनली किंगडम के साथ जुड़ी हुई है। शाओकी के ये कहते ही हम इस जगह पर एक कैरेज को देखते हैं जो कि यहीं से गुजर रहा था और इस कैरेज के अंदर एक लेडी बैठी हुई थी। तो इन भूखे लोगों को देखकर इस लेडी को इन लोगों के ऊपर तरस आ गया, इसलिए वो अपने गार्डियन लियानबाओ से कहती है कि वो इन लोगों को कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन उसका गार्डियन लियानबाओ उससे कहने लगता है हम लोग लोंगडू सिटी के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं, बस 3 दिन में ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मगर इस दरमियान हमें कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा। इस वजह से
जैसे अगर हम लोगों ने इन्हें अपना खाना दे दिया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम लोंगदू सिटी तक ट्रेवल भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर कैरेज के अंदर बैठी हुई लेडी अपने गार्डियन लियानबाओ से कहती है इन गरीबों की मदद करना उसका फर्ज है, क्योंकि गॉड ने इन्हें वेल्थ दी है, इस वजह से इन्हें भी चाहिए कि ये दूसरों की मदद करे। तो अब इन लोगों के पास जितना भी खाना बचा है उनमें से कुछ हिस्सा रखकर गार्डियन लियानबाओ इन लोगों में तकसीम कर दे। जो सुनकर गार्डियन लियानबाओ इन गरीबों को कुछ रोटियां देते हुए कहने लगता है तुम लोगों को हमारी यंग लेडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से आज तुम्हें खाना मिल रहा है। अब इन रोटियों को देखते साथ ही ये सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। और इसी बीच एक छोटा बच्चा एक रोटी लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है, लेकिन उसी वक्त इस जगह पर एक भूखा बंदा आते हुए इस बच्चे से ये रोटी छीन लेता है। तो ये बच्चा उससे कहने लगता है ये मेरी रोटी है, इस वजह से तुम फौरन से इसे वापस कर दो। मगर ये बंदा उल्टा इस बच्चे को मारते हुए खुद से दूर कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं, इस जगह पे ताकतवर लोगों को ही सब कुछ मिलता है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम इसमें मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। जो सब देखकर कैरेज में बैठी हुई यंग लेडी अपने गार्डियन से कहती है कि जाकर वो इस बच्चे की मदद करे। अब इससे पहले कि ये गार्डियन जाकर इस बच्चे की मदद करता, उसी वक्त जेसन बीच में आकर इस बंदे को लात मारते हुए दूर पुश कर देता है। साथ ही वो उससे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे से उसका खाना छीनते हुए। जो सुनकर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इस वजह से वो जेसन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा, लेकिन जेसन एक ही पंच में इस बंदे को ढेर कर देता है। साथ ही वो इन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो रुको, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। जो कहने के बाद जेसन सभी लोगों में बराबर बराबर खाना तकसीम कर देता है और जेसन इस बच्चे को भी कुछ रोटियां दे देता है। अब जेसन इस बंदे के पास आकर उसे भी रोटी देता है, लेकिन इस बंदे को लगने लगा था कि जेसन उसे मारने के लिए आ रहा है, बट जैसे ही वो जेसन के हाथ में रोटी देखता है तो वो समझ जाता है कि जेसन उसे मारने नहीं आ रहा, बल्कि वो तो उसे रोटी दे रहा है। इस वजह से वो जेसन का शुक्रिया अदा करते हुए इस रोटी को ले लेता है। तो जेसन उससे कहने लगा अगली बार से तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि जब तक तुम लोग मिलजुल कर और साथ रहोगे तब तक तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। जो कहने के बाद जेसन यहाँ से जाने लगा, लेकिन जेसन जैसे यंग लेडी के कैरेज के पास से गुजरता है तो उसका ड्यूकिन चमकने लगा। इस वजह से यंग लेडी जेसन को देखने लगी, जिस चीज को शाओकी भी नोटिस कर लेता है। तो वो इस जगह से कुछ दूर आने के बाद जेसन से कहने लगा कि कैरेज में बैठी हुई वुमेन उसे देख रही थी। जो सुनके जेसन खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हुए कहने लगता है ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था उस वक्त लोग मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, वो लोग तो मेरे दीवाने थे, इतने की वो लोग कई कई मर्तबा मेरा पीछा भी करते थे। अभी जेसन यहाँ पे कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर यंग मास्टर का भेजा हुआ किलर आ जाता है, जिसको देखकर जेसन शाओकी से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर ये कौन है, जिसपे शाओकी उसे जवाब देता है कि शायद से ये ली फैमिली का भेजा हुआ किलर है। जो सुनके जेसन कहने लगता है अच्छा तो तुम ली फैमिली से हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी सर्कस के जोकर हो। जो सुनके ये किलर जेसन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जेसन वक्त रहते ही इसके हमले से बच जाता है, बट जेसन का रेनडियर इस हमले से मारा जाता है। लेकिन ये किलर यहीं पर नहीं रुकता, वो जेसन को भी मारने के लिए उसके ऊपर लगातार हमला करने लगा, लेकिन जेसन इसके सभी हमलों को ब्लॉक कर लेता है। बट ये किलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो जेसन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद तो जेसन भी हैरान हो गया, क्योंकि ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। इनफैक्ट इस अटैक को रोकने में जेसन की हालत भी खराब होने लगी। तभी शाओकी जेसन को सजेस्ट करता है कि वो कंट्रोल टाइप टेक्निक को यूज करे, तो जेसन फौरन से बिना वक्त गवाए कंट्रोल टाइप टेक्निक को इस किलर के ऊपर यूज कर देता है, जिस वजह से ये किलर एक ही जगह पर फ्रीज हो गया। अब जेसन इसके मजे लेते हुए इस किलर को बहुत ही ज्यादा पीट देता है, लेकिन जैसे ही जेसन के इस अटैक का इफेक्ट खत्म हुआ, उसने जेसन के ऊपर पिछली बार से भी और भी ज्यादा ताकत के साथ अपने मार्शल सोल से हमला कर दिया। लेकिन शाओकी डिवाइन ईट की न्यू एबिलिटी को यूज करते हुए उसके अंदर से स्कॉर्पियन बीस्ट की सोल को समन कर लेता है, जो कि सीधा जाके इस किलर के सोल के साथ फाइट करने लगा। जो देख के ये किलर जेसन के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जिसमें कि जेसन इस किलर के सामने फीका पड़ गया। तो इस मौके का फायदा उठा के ये किलर जेसन को जान से मारने जाने लगा, लेकिन तभी उस कैरेज वाली यंग लेडी इस जगह पर आकर जेसन को बचा लेती है। अब ये यंग लेडी और किलर आपस में फाइट करने लगे, जहाँ पे ये यंग लेडी कुछ देर के लिए इस किलर को होल्ड कर लेती है। जब जेसन देखता है कि किलर का ध्यान उसके ऊपर नहीं, तो वो अपने कंट्रोल टाइप टेक्निक का यूज करते हुए किलर को फ्रीज कर चुका। तो यंग लेडी भी आगे बढ़ते हुए इस किलर के ऊपर अपने ड्यूकिन से हमला कर देती है, जिस कारण किलर नीचे जा गिरा। लेकिन अब इन सब चीजों से किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए यंग लेडी को पीछे फेंक देता है। अब वो यंग लेडी को मारने के लिए उसके ऊपर अपने मार्शल सोल से हमला कर चुका। जो देखते साथ ही जेसन अपनी डिवाइन ईट से किलर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। इस वजह से किलर दूर पहाड़ी में जाकर लगता है, और इसी के साथ यंग लेडी के ऊपर हमला करने जा रहा मार्शल सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से यंग लेडी की जान बच गई। अब यंग लेडी खुद को संभालते हुए खड़े होने लगी, लेकिन तभी यंग लेडी का मार्क्स हट जाता है, जिस वजह से जेसन का ध्यान यंग लेडी के ऊपर चला गया, और यंग लेडी को देखते साथ ही जेसन उसके ऊपर फिदा हो गया, क्योंकि यंग लेडी इतनी खूबसूरत जो थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये न्यू सीरीज कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना।